हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लासेज में डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 से देखेंगे 100 तक। तो क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, अ पर्सन कैन रिसीव इनकम, यानी एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है ए आउटसाइड इंडिया यानी भारत के बाहर, बी इन इंडिया यानी भारत में, सी इन एंड आउटसाइड इंडिया यानी भारत में तथा भारत के बाहर, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी इन एंड आउटसाइड इंडिया। एक व्यक्ति जो है वो भारत में तथा भारत के बाहर आय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए। एवरी ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी यानी करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष ए कैन नॉट चेंज बदल नहीं सकती, बी कैन चेंजेस बदल सकती है, सी डेफिनेटली चेंजेस यानी निश्चित ही बदलेगी, यह नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, एक करदाता की जो निवासीय स्थिति है वो बदल सकती है, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। यह डिपेंड करता है कि वह गत वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में भारत में कितना दिन रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो निवासी होगा कि अनिवासी होगा कि असाधारण निवासी होगा, वो भारत में रहने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी वाला आंसर सही होगा, कैन चेंजेस यानी बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, एन इंडियन सिटीजन who went abroad on employment in the previous year to be called a resident needs to stay in India for, करे एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार के लिए विदेश जाता है, निवासी होने के लिए उसे भारत में ठहरना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये एक्सेप्शन है बेसिक कंडीशंस का, और इस केसेज में सेकंड बेसिक कंडीशन जो 60 दिन और 365 दिन वाला है ये चेक नहीं करते। तो हम इसमें केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपका होता है कि हिज स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर, यानी वह गत वर्ष में कम से कम भारत में 182 दिन या 182 दिन से अधिक रहा हो। और सेकेंड बेसिक कंडीशन होता है कि वह गत वर्ष में 60 दिन या अधिक और गत वर्ष के पूर्व के 4 गत वर्षों में कम से कम 365 दिन या अधिक भारत में रहा। तो यहां पर हम सेकेंड नहीं चेक करेंगे, केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 182 डेज। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, एन इंडियन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर must stay for how many days in India during the previous year to acquire residential status in India। कर एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत में आया है और भारत का निवासी बनने के लिए भारत में गत वर्ष कितने दिन रहना अनिवार्य है कि वो निवासी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यहां पर भी केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे और फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो आपको पता ही है कि ही इज स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। 182 days। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन द प्रीवियस ईयर अ कंपनी कैन बी, यानी कह रहा है एक कंपनी जो है गत वर्ष में हो सकती है ए रेजिडेंट यानी निवासी, बी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट यानी असाधारण निवासी, सी है नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी, डी है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट यानी निवासी या अनिवासी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, एक कंपनी जो है अगर इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट होती है, सदैव ही वो क्या होती है, निवासी होती है। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी है तो वो निवासी या अनिवासी हो सकती है। असाधारण निवासी कोई भी कंपनी नहीं होती है। ठीक है, असाधारण निवासी कंपनी होती ही नहीं है। केवल कौन होता है असाधारण निवासी? निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, ये तीनों सिचुएशन केवल एक व्यक्ति के कंडीशन में आता है, यानी इंडिविजुअल के, और एचयूएफ के केसेज में हो सकता है।
ठीक है, बाकी केसेज में केवल निवासी और अनिवासी ही होता है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट या निवासी या अनिवासी। क्वेश्चन नंबर 76 है, टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, किस पे डिपेंड करता है उसका कुल आय का निर्धारण। तो कह रहा है ए हिज सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी भारत में उसकी नागरिकता, बी सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, यानी भारत में नागरिकता एवं निवासी स्थिति, सी है रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, यानी भारत में निवासी स्थिति, डी है नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण जो है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर आधारित होता है। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 77 है, एन इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर विल बी इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। कह रहा है एक व्यक्ति जो गत वर्ष में निवासी है अगले गत वर्ष में होगा। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि गत वर्ष में निवासी है तो अगले गत वर्ष में भी निवासी ही होगा, यह जरूरी नहीं है। वो निवासी भी हो सकता है, असधा निवासी भी हो सकता है और अनिवासी भी हो सकता है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए निवासी, बी असधा निवासी, सी अनिवासी। तो यहां पर तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, वो निवासी भी हो सकता है, असधा निवासी भी हो सकता है और अनिवासी भी हो सकता है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर। कह रहा भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय कर योग्य होती है। एक कह रहा ऑल एसएस यानी सभी करदाताओं के लिए, बी कह रहा ओनली फॉर रेजिडेंट केवल निवासी के लिए, सी ओनली फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी केवल असधा निवासी के लिए, डी ओनली फॉर नॉट रेजिडेंट यानी केवल अनिवासी के लिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आय भारत में प्राप्त की गई है और कमाई गई है, या भारत में कमाई गई है भारत के बाहर प्राप्त की गई है, या भारत के बाहर कमाई गई है भारत में प्राप्त हुई है, यानी सिंपल हम कह दें कि भारत में कमाई गई हो या भारत में प्राप्त हुआ हो या दोनों हुआ हो, तो सभी करदाता चाहे निवासी हो, चाहे असधा निवासी हो, चाहे अनिवासी हो, सबको भारत में टैक्स देना होता है। लेकिन अगर भारत के बाहर कमाई भी गई है और भारत के बाहर प्राप्त भी हुआ है तो केवल निवासी ही टैक्स देता है, असधा निवासी और अनिवासी टैक्स नहीं देते। लेकिन अगर उस बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है तो निवासी और असधा निवासी देगा, अनिवासी नहीं देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन 5 में दिया गया है आपका ये नियम। चलिए, तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल एसएससी, क्योंकि भारत में प्राप्त हुई है, ठीक है, तो सभी करदाता चाहे निवासी हो, चाहे अनिवासी हो, चाहे असधा निवासी हो, सबको देना होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, द इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि आयकर का प्रभाव करदाता की निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करता है, ए सिटीजनशिप या नागरिकता, बी रेजिडेंशियल स्टेटस निवासी स्थिति, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है आयकर का प्रभाव। इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज हैव एसएससी बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। कह रहे निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो ए 4, बी 2, सी 5, डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, निवासी, असधा निवासी और अनिवासी, ठीक है। तो यहां पर 4, 2, 5 ऐसे करके दिया हुआ है, तो 3 जो है ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर ऑप्शन में 3 दिया होता तो 3 सही होता, ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया विल बी टैक्सेबल फॉर। कह रहे पाकिस्तान में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है कर योग्य होगी,
ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान में आय कमाई गई है और वहीं पे प्राप्त हुआ है, लेकिन उस बिजनेस का नियंत्रण भारत से है, तो निवासी भी देता है और असाधारण निवासी भी देता है। अगर वही कंट्रोलिंग इंडिया से नहीं होता तो केवल निवासी देता है। ठीक है, तो यहां पर कंट्रोलिंग इंडिया से है, इसलिए निवासी भी देगा और असाधारण निवासी भी देगा। यानी यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, ए एंड बी बोथ, निवासी भी और असाधारण निवासी भी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 82 है, अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ऑफ पास्ट ईयर सेंट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल फॉर, बिना कर लगी पूर्व के वर्षों की विदेशी आय जिसे गत वर्ष में भारत में भेजा गया हो कर योग्य होगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम जो है अगर भारत में भेजा जाता है, ठीक है, तो वो जो है किसी भी करदाता के लिए कर योग्य नहीं होता है, चाहे वो निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी हो। ठीक है, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, किसी के लिए भी नहीं, फॉर नो वन। क्वेश्चन नंबर 83 है, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, भारत के बाहर उपार्जित और प्राप्त आय किसके हाथों में कर योग्य है। ठीक है, कह रहे भारत के बाहर उपार्जित और प्राप्त आय किसके हाथों में कर योग्य है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर भारत के बाहर आय कमाई गई है और भारत के बाहर आय प्राप्त हुआ है और कंट्रोलिंग इंडिया से नहीं है, क्योंकि यहां पे कहा नहीं है तो हम अपने तरफ से एज्यूम तो करेंगे नहीं, तो यहां पर हम ये मानेंगे कि भारत के बाहर प्राप्त हुआ है और भारत के बाहर कमाई भी गई है, तो इस पर टैक्स कौन देता है। ठीक है, कौन देगा इस पर टैक्स। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहां पर जो टैक्स देगा वो निवासी यानी साधारण निवासी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ग्लोबल इनकम पर टैक्स देता है। ठीक है, ग्लोबल इनकम पर टैक्स देता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, हु मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है असाधारण निवासी कौन हो सकता है। ठीक है, कह रहा है हु मे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी असाधारण निवासी कौन हो सकता है। तो ए कह रहा है पार्टनरशिप फर्म, तो फ्रेंड्स ये नहीं हो सकती है। बी कह रहा है कंपनी, कंपनी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, सी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये भी नहीं हो सकता है। डी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये हो सकता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल ही केवल क्या हो सकते हैं, असाधारण निवासी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई नहीं हो सकता, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नंबर 85 है, सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया, कह रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन, तो एक कह रहा है इज टैक्सेबल इन इंडिया, इन भारत में कर योग्य है। बी इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इन भारत में कर योग्य नहीं है। सी है इज इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम फॉर रेट पर्पजेस ओनली, यानी कर की दर निर्धारित करने के लिए कुल आय में शामिल किया जाता है। डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए इज टैक्सेबल इन इंडिया, यानी भारत में कर देना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 कर की व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एन एसएससी एंड द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंस, यानी निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है। ए इंडियन और फॉरेनियर्स, यानी भारतीय व विदेशी। बी रेजिडेंट इंडियंस एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस, निवासी तथा गैर निवासी भारतीय निवासी। और सी कह रहा रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, निवासी असाधारण निवासी तथा अनिवासी। और डी पर्सन फर्म कंपनीज। तो फ्रेंड्स यहां पर जो सही आंसर होगा होगा सी, तीन भागों में बांटा गया है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 87 है, इनकम एक्यूरिंग इन इंडिया इज एसेसेबल फॉर, कह रहा भारत में उपार्जित आय करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। तो कौन सी करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। ए ऑल एसएससी, सभी करदाताओं के लिए। बी
रेजिडेंट इन इंडिया यानी निवासी के लिए, और सी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया यानी असाधारण निवासी के लिए, और डी है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया यानी अनिवासी के लिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर भारत में आय कमाई गई है या प्राप्त हुआ है, दोनों में से कोई भी हुआ है, तो सभी करदाता चाहे निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी हो, सबको टैक्स देना होता है भारत में। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, ऑल। क्वेश्चन नंबर 88 है, करे एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसेबल फॉर, करे पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है। ए रेजिडेंट यानी निवासी के लिए, बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी असाधारण निवासी के लिए, सी है नॉन रेजिडेंट के लिए यानी अनिवासी के लिए, डी है नॉट टैक्सेबल यानी कर योग्य नहीं होगा। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए रेजिडेंट यानी निवासी के लिए। केवल निवासी ही, निवासी एक ऐसा करदाता होता है जो ग्लोबल इनकम पर टैक्स देता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कह रहा है कि कौन सा इनकम है जो इंडिया में टैक्सेबल होगा ही नहीं। ठीक है, यानी भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। ए इनकम रिसीव्ड इन इंडिया यानी भारत में प्राप्त आय, तो भाई भारत में प्राप्त आय है तो सबको देना होता है, सभी तरह के करदाता देते हैं, चाहे निवासी हो, चाहे अनिवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो। डी कह रहा है इनकम एक्रूड इन इंडिया, इस केसेज में भी चाहे निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी हो, सबको टैक्स देना होता है। सी फॉरेन इनकम यानी विदेशी आय पर, और डी है कह रहा है कि पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, तो विदेशी आय पर तो केवल करदाता निवासी को देना होता है, विदेशी आय पर। सी वाला ऑप्शन जो है ना केवल निवासी को देना होता है। ठीक है, और डी है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई। तो ये जो है किसी भी प्रकार के करदाता इस पर टैक्स नहीं देते हैं, चाहे निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी हो, तीनों के तीनों टैक्स इस पर नहीं देते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, इनकम एक्यूरिंग इन पेरिस एंड रिसीव्ड देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया, द केस ऑफ, पेरिस में कमाई गई एवं वही प्राप्त आय किसके लिए भारत में कर योग्य है। तो ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली, निवासी तथा एवं साधारण निवासी। बी कह रहा है बोथ यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी एवं साधारण निवासी तथा निवासी एवं असाधारण निवासी दोनों। सी है बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट या निवासी एवं अनिवासी दोनों। डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए केवल निवासी। मैंने बताया ही है कि आय भारत के बाहर कमाई गई है और भारत के बाहर प्राप्त हुआ है। देखिए आय भारत के बाहर कमाई गई है, भारत के बाहर प्राप्त हुआ है, तो इस केसेज में केवल रेजिडेंट यानी निवासी या आप साधारण निवासी कह सकते हैं, वही केवल टैक्स देता है। ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कह रहे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज एज सर्टेन्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ, कह रहे एक करदाता की आवासीय स्थिति के प्रावधानों के अनुसार पता लगाया जाता है। एक करदाता की आवासीय स्थिति के प्रावधानों के अनुसार पता लगाया जाता है। ए सेक्शन 6, बी सेक्शन 7, सी सेक्शन 9, डी सेक्शन 11। तो यहां पर जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सेक्शन 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, कह रहा कि एन इंडिविजुअल हु वांट टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट सेटिस्फाइड एट लीस्ट, यानी एक व्यक्ति जो भारत का निवासी बनना चाहता है उसे कम से कम संतुष्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि दो आधार शर्तों में से कोई एक आधार शर्त संतुष्ट करना होगा भारत में निवासी होने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ए वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन यानी दो आधार शर्तों में से एक, और बी दिया हुआ है बोथ ऑफ द बेसिक कंडीशन यानी दोनों आधार शर्तें, सी बोथ एडिशनल कंडीशन दोनों अतिरिक्त शर्तें, डी बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस यानी दोनों आधार शर्तें एवं अतिरिक्त शर्तें। तो फ्रेंड्स यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी दोनों आधार शर्तों में से कोई एक शर्त संतुष्ट करेगा, यानी 182 दिन भारत में रहता होगा गत वर्ष में, या गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन।
तो यानी दोनों में से कोई भी संतुष्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा भाई, निवासी कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, अ पर्सन इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही फेल्स टू फुलफिल। करे एक व्यक्ति भारत में अनिवासी है यदि वह पूरा करने में विफल रहता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, दोनों आधार शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, अनिवासी कहलाता है। आप चलिए देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है ए, द एडिशनल कंडीशन यानी अतिरिक्त शर्तें संतुष्ट नहीं करता तो अनिवासी कहलाएगा, ये गलत है भाई। बी कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन यानी बुनियादी शर्तों में से कम एक शर्त संतुष्ट नहीं करता है तो यही ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। यानी उसमें से दोनों में से कोई भी शर्त अगर संतुष्ट नहीं करता है, दोनों आधार शर्तों में से कोई भी एक शर्त संतुष्ट नहीं करता है तो क्या कहलाएगा, अनिवासी कहलाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, सेकेंड बेसिक कंडीशन ऑफ 60 डेज इज नॉट अप्लीकेबल टू। यानी 60 दिनों की दूसरी बुनियादी शर्त निम्न पर लागू नहीं होती है। तो यही अपवाद वाला कैटेगरी है फ्रेंड्स। आपको बताया था कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज वाला है, सेकेंड बेसिक कंडीशन है 60 डेज एंड 365 डेज वाला। तो 60 डेज और 365 डेज वाला एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन किन किन सिचुएशन में चेक नहीं करते हैं। तो ए कह रहा है कि द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो भाई इस केसेज में भी चेक नहीं करते हैं, मुझे पता है। बी कह रहा है इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, एक भारतीय नागरिक जो भारत के जहाज के चालक के दल के सदस्य के रूप में छोड़ देता है भारत को। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये भी इस केसेज में भी हम जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है वो चेक नहीं करते हैं। और सी वाला कह रहा है इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया फॉर जॉब, तो इस केसेज में भी हम सेकेंड बेसिक कंडीशन यानी 60 डेज वाला हम चेक नहीं करते हैं। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव। यानी इन तीनों केसेज में हम सेकेंड बेसिक कंडीशन यानी 60 दिन 365 दिन वाला हम चेक नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। यानी इस केसेज में केवल 182 डेज ही देखेंगे। 182 डेज से कम रहा है भारत में तो अनिवासी, और 182 डेज से अधिक रहा है तो निवासी कहलाएगा। ठीक है, यानी केवल फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। 95 आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ टैक्सेबल एंटिटीज इज, यानी कर योग्य संस्थाओं की आवासीय स्थिति है। ए, फिक्स्ड इन नेचर यानी प्राकृतिक में निश्चित। बी, कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर यानी साल दर साल बदल सकता है। बी, फिक्स्ड वन इन 5 ईयर्स यानी 5 साल में एक बार फिक्स। और डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, साल दर साल बदल सकता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, एन इंडियन कंपनीज रेजिडेंशियल स्टेटस इज दैट इट इज ऑलवेज। कह रहे एक भारतीय कंपनी की आवासीय स्थिति यह है कि वह हमेशा ए, रेजिडेंट यानी निवासी। बी, नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी। सी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी साधारणतः निवासी। और डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, एक भारतीय कंपनी सदैव ही यानी ऑलवेज रेजिडेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही है, यानी हमेशा वो निवासी ही होगी भारतीय कंपनी है तो। और फॉरेन कंपनी है तो उसका पोयम चेक करते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर इंडिया से है तो रेजिडेंट और आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन भारतीय कंपनी के लिए केवल वो हमेशा क्या होती है, निवासी ही होती है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ। कह रहे एक कंपनी को भारत में निवासी कहा जाता है यदि ए, इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, यह भारत में पंजीकृत है। बी, अ नॉन इंडियन कंपनी फुल्ली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, एक गैर भारतीय कंपनी जो पूरी तरह से भारत से नियंत्रित है। बी, बोथ एंड एबव यानी उपरोक्त दोनों। डी है नॉन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, बोथ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ फर्म एंड एओपी इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर ओनली आउटसाइड इंडिया दे आर डीम्ड एज। यानी एचयूएफ फर्म और एओपी की स्थिति में यदि नियंत्रण और प्रबंध पूरी तरह से भारत के बाहर है तो उन्हें माना जाता है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन दिया हुआ है रेजिडेंट, बी नॉन रेजिडेंट, सी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और डी है नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा नॉन रेजिडेंट। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 99 है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी, यानी किसी व्यक्ति की स्थिति हो सकती है ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी और सामान्य निवासी, बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी केवल सामान्य रूप से निवासी नहीं, सी है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी भारत में अनिवासी, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो डी वाला ऑप्शन से होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है स्थिति, चाहे वो निवासी हो सकता है, चाहे असाधारण निवासी हो सकता है, चाहे अनिवासी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 100 है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ विच एसएससी, भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय किस निर्धारित के मामले में कर योग्य है, ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी निवासी और सामान्य निवासी, बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं, सी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी भारत में अनिवासी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन से होगा ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।